ठीक है। इंडियन पीनल कोड में क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4। और जब हम बात करते हैं सीआरपीसी की, जब हम किसकी बात करते हैं? सीआरपीसी की, तो आप लोगों को पता ही है, जेएम फर्स्ट क्लास कौन है क्लास में? गौराज। सीआरपीसी क्लास की कितनी पावर दे सकता है, मतलब कितनी पनिशमेंट दे सकता है? मैम 3 ईयर तक। 3 इयर्स। जेएम सेकंड क्लास 1 ईयर। और सीजेएम मैम सीजीएम 7 ईयर्स तक। अप टू 7 इयर्स। तो मान लीजिए यदि मजिस्ट्रेट्स हैं, यदि मजिस्ट्रेट है और इनको इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इम्प्रीजनमेंट देना है, तो सीआरपीसी में प्रोविजन है कि जितना ये पनिशमेंट दे सकते हैं ना, उसका 1/4, उसका 1/4। तो आईपीसी में क्या प्रोविजन है? मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4। और सीआरपीसी में क्या प्रोविजन है? जितनी जितना एक जज, ठीक है, कुड गिव, मतलब क्या दे सकता है? कुड गिव पनिशमेंट, उसका 1/4। तो आप बोलोगे कि मैम दोनों में यदि कॉन्फ्लिक्शन हुआ तो किसको फायदा मिलेगा? अक्यूज को फायदा मिलेगा। यदि दोनों में कॉन्फ्लिक्शन है तो अक्यूज में दोनों में से जो भी कम है ना, उसको उतनी पनिशमेंट मिलेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। वापस पॉइंट में रखो, इंडियन पीनल कोड में लिखा है मैक्सिमम का 1/4, और सीआरपीसी का शायद सेक्शन 31 या 30 है, उसमें लिखा हुआ है टोटल जो पनिशमेंट एक जो मजिस्ट्रेट दे सकता है उसका 1/4। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। सबको समझ में आया? प्रियम, सबको समझ में आ गया ना? एक बार आप पढ़ लेते हैं। मैंने इस पे वाटर मार्क लगा के PDF बना दिया। देखो दत्ता, ये किसके बोल रहे हैं? हम फाइन के डिफॉल्ट में बोल रहे हैं। द टर्म फॉर विच द कोर्ट कैन ऑर्डर इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। एक सेकंड आप है ना बोल रखो कि The the term for which the court can order imprisonment in default of payment of fine shall not be exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the office. देखो अब मानो, अब एक क्वेश्चन आपको मैं और बताती हूँ। मान लो कोई भी बताइए, श्रीवानी मैम एक बार माइक ऑन करिए। देखिए, मान लीजिए कि किसी ऑफेंस की पनिशमेंट दे रखी है 3 साल, लेकिन कोई भी मोहन नाम का एक पर्सन है, उसको पनिशमेंट सुनाई गई है 1 साल प्लस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पास में बन सकते हैं, प्लस 1000 रुपीज। तो यहाँ पे मैम वो कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है? एक बार आंसर बताओ। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। वापिस बोलती हूँ कि उसमें उसने कहा, शिवानी, जैसे कोर्ट ने मतलब मान लीजिए कोर्ट ने मोहन को पनिशमेंट दी है 1 ईयर, आपको पनिशमेंट देनी है, प्लस 1000 रुपीज आपको फाइन देना है। समझ में आया ये? तो यहाँ तक समझ में आया? अब इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन 1000 रुपीज मोहन नहीं पे करता है, तो जो कोर्ट है उसको कितनी पनिशमेंट दे सकता है? 1 ईयर तो चलो ठीक है, वो तो देगा ही देगा ओरिजिनल पनिशमेंट। अब ये इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन कितनी पनिशमेंट दे सकता है वो बताएं। 6 months। 6 मंथ्स किससे काउंट किया आपने? पहले देखो प्रोविजन सुनो, मैंने क्या कहा था? मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 कहा था, ये याद है? याद है। 6 मंथ्स का मतलब, देखो क्लास में एक बार ध्यान से सुनो क्लास को। मैंने कहा था मैक्सिमम पनिशमेंट का, एक बार क्लास में भी बैठो तो माइंड से। अब 6 मंथ किस हिसाब से कहा आपने? ना तो 6 मंथ 1 साल का आधा होता है, ना किसी का आधा होता है। कोई और है? एक बार हैंड रेज कर दो। प्रियंका। मैम 9 months का होगा। 9 मंथ्स का होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? पनिशमेंट कितनी दी है? 1 साल दी है, लेकिन जो मैंने आपको प्रोविजन बताया है, वो प्रोविजन मैंने क्या बताया है? मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4। तो उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितनी पनिशमेंट दी गई है? ये आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्जाम में आ सकता है। आपको मैक्सिमम का 1/4 मतलब 1 ईयर, कितना? 1 ईयर तो ये हो सकता है, प्लस 9 मंथ्स। ठीक है, इतनी पनिशमेंट वो दे सकता है। शिवानी समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, if the offense is punishable with imprisonment as well as fine, for example, if the maximum term of imprisonment provided for an offense is 1 year, the term of imprisonment in default of payment of fine can never exceed 3 months, which is 1/4 of the 1 year.
रीड विद सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी। अब सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है? द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड एडिशनल इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन. However, the term of imprisonment shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for offense. एक बार सबके सब हैंड रेज कर दीजिए, और जिसने भी हैंड रेज करा तो मैं उससे क्वेश्चन पूछ लूंगी. सबके सब हैंड रेज करो. दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया? अनुष्का माइक ऑन करो और बताओ क्या है दोनों में, आईपीसी में क्या कहा है और सीआरपीसी में क्या कहा है. और क्लास में ऐसे ही चलेगा. सब लोग प्लीज क्लास जब सुनोगे तो क्लास को अच्छे से ही सुनना, क्योंकि मैं कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ जो मैंने आपको समझा दिया है. अनुष्का बताइए. मैम आईपीसी में ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 मतलब जो डिफॉल्ट होगा फाइन का वो दे सकता है, और सीआरपीसी में जो मैजिस्ट्रेट या जजेस जो भी हैं उनकी जो पावर है पनिशमेंट देने की उसकी 1/4 की बात की गई है. Then सबको समझ में आ गया होगा. अब आते हैं नेक्स्ट नंबर. देखो सेक्शन नंबर 66 क्या बोलता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रीजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. डिस्क्रिप्शन मतलब समझो कि मान लीजिए मुझे जो ओरिजिनल पनिशमेंट मिली थी, मोहन को जो ओरिजिनल पनिशमेंट मिली थी वो थी सिंपल इम्प्रीजनमेंट. सिंपल इम्प्रीजनमेंट और प्लस 1000 रुपीज. तो जो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो मुझे, ये तो फर्स्ट वाला आई हो गया, सिंपल इम्प्रीजनमेंट का आई, तो ये बड़ा वाला आई हो गया, और 1000 रुपीज वाला आई ये छोटा वाला आई होगा. तो ये बोल रहा है ये जो छोटा वाला आई होगा ये कैसे होगा? इस जो ओरिजिनल पनिशमेंट है ना उस पे बेस्ड होगा. यदि ओरिजिनल पनिशमेंट सिंपल है तो सिंपल होगा, यदि ओरिजिनल पनिशमेंट रिग्रेस है तो रिग्रेस. ठीक है, तो देखते हैं. The imprisonment in default of payment of a fine may be either rigorous or simple. Whether it could be rigorous or simple depends on the nature of the offense for which the offender is sentenced. If main rigorous, additional rigorous. If main simple, additional simple. I hope समझ में आ गया होगा. आ जाइए नेक्स्ट. देखो अभी मैंने आपको कहा सेक्शन नंबर 67 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 67 ये बोलो, मान लो कि किसी ऑफेंस की पनिशमेंट, अभी ऊपर हम चल रहे थे तो हमने बोला था 3 इयर्स का, मतलब यदि मैक्सिमम पनिशमेंट किसी ऑफेंस की 3 इयर्स है तो उसका 1/4 दे सकते हो. मान लीजिए एक वुमन पर्सन चार्ज हुआ है. कैसे चार्ज हुआ है? कि तुम्हारे ऊपर कितनी पनिशमेंट है, कितनी सजा है? 10,000 रुपए की. यहाँ पे प्लस में कोई भी ऑफेंस में ऐसे नहीं है, मतलब इम्प्रीजनमेंट नहीं है. तो अब इसको 10,000 रुपीज की इसके ऊपर पनिशमेंट है, और इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इसको कितनी सजा मिलेगी? क्योंकि समझ रहे हो क्वेश्चन को, क्योंकि पास में इसके जो पड़ोस में है ओरिजिनल पनिशमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, ओरिजिनल इम्प्रीजनमेंट की कोई बात ही नहीं. कुछ ऐसे ऑफेंस ऐसे ही हो सकते हैं ना जो केवल किससे पनिशेबल है? फाइन से पनिशेबल है. तो कैसे कैसे इसको होगा? यदि 50 रुपए तक का फाइन है तो 2 महीने की सजा होगी. यदि 100 रुपए तक का फाइन है तो 4 महीने की सजा होगी, और 100 रुपए से ज्यादा का फाइन है तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन. तो मैक्सिमम सजा कितनी होगी? यदि केवल सेक्शन 67 किससे रिलेटेड बात करता है? सेक्शन 67 बात करता है केवल ऑफेंस जब किससे पनिशेबल है? फाइन से पनिशेबल है. मतलब जो ओरिजिनल इम्प्रिजनमेंट है ऑफेंस में केवल लिखा हुआ है कि यदि ये ऑफेंस किया गया तो इस पर 10,000 रुपए की सजा है या इस पर 5,000 रुपए का पनिशमेंट है. तो केवल मतलब समझ लो केवल फाइन से पनिशेबल है, तो ऑफेंस इतना हीनियस नहीं है, थोड़ा सिंपल नेचर का ऑफेंस है. तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी हो सकती है? अप टू 6 मंथ्स. ठीक है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना. टेबल मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको याद रहे. 50 रुपए, 50 से 100, और 100 से ज्यादा में 6 महीने आप सजा दे सकते. समझ में आया? देखो हर सेक्शन को समझना ध्यान से. ऊपर वाले सेक्शन में फाइन के साथ में इम्प्रीजनमेंट भी जुड़ा हुआ था,
और ये जो नीचे वाले सेक्शन है केवल फाइन से पनिशेबल, कॉमन सेंस चल रहा है यहाँ पे कि फाइन से पनिशेबल है। तो अब आपसे पूछा कि पारुल कोई सेंटेंस यदि फाइन से पनिशेबल है तो कितनी पनिशमेंट दे सकते हो, तो मैं बोलूंगी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का 1/4। तो वो बोलेगा कि भाई मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट तो है ही नहीं, आप किसका 1/4 दोगे, तो आप नहीं दे सकते। आप किससे दे सकते हो, 2, 4, 6, 50 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए से ज्यादा। एक बार हैंड रेज कर दो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब देखो सेक्शन नंबर 68, imprisonment to terminate on payment of fine. Imprisonment to terminate on payment of fine. The imprisonment which is imposed in default of payment of fine, उसको टर्मिनेट कब कर दिया जाएगा, जब फाइन या तो पूरा पे कर दिया है, या तो फाइन पे कर दिया है या लॉ के द्वारा उसे टर्मिनेट कर दिया गया है। समझ रहे हो कि यदि ये एक नॉर्मल एस्पेक्ट है कि यदि आपको इम्प्रिजनमेंट मिला है, यदि आपको इम्प्रिजनमेंट मिला है फाइन के डिफॉल्ट में, तो आपका जो इम्प्रिजनमेंट है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा आपका इम्प्रिजनमेंट, या तो आप पूरा का पूरा इम्प्रिजनमेंट, वहां पे आपको बोला 3 महीने, तो आप 3 महीने भुगत कर आ गए आराम से, या दूसरी सिचुएशन आपने फाइन का पेमेंट कर दिया, और क्या हो सकता है, या लॉ ने क्या कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये 3 सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, आपका इम्प्रिजनमेंट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सेक्शन 68 सिंपल सी बात करता है। सेक्शन 69 ये एक बात करता है, जैसे कैसे, प्रपोर्शनल फाइन। ठीक है, बचपन में मैथ्स करते थे, कैसे मैथ्स करते थे कि यदि 10 रुपए के 2 बनाना है तो 1 बनाना कितने का आएगा, 5 रुपए का बनाना आएगा। इस तरीके से प्रपोर्शन कि मान लीजिए कि 100 रुपए का फाइन इम्पोज किया गया और इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कितनी महीने की सजा मिली, 4 महीने, 4 महीने की सजा मिली है। तो यदि मान लो मैंने 1 महीने की सजा काट ली, मैंने 1 महीने की सजा काट ली, तो अब यदि मैं क्या कर दूं, 75 रुपए दे दूं। कैलकुलेशन समझ में आया ना, ये समझाने की जरूरत है क्या कि यहाँ मैंने 75 रुपए क्यों बोला है, समझ में आया, क्योंकि 1 महीना कितने रुपए के बराबर है, 25 रुपए के बराबर है। तो 1 महीना तो मैं जेल में रह चुकी हूँ, 1 महीना मैं जेल में रह चुकी हूँ, और मैं 75 रुपए ये 3 महीने के जमा कराऊंगी तो मुझे जेल से रिलीज कर दिया जाएगा। समझ में आया, एक बार हैंड रेज करो। हर्षित माइक ऑन करो। हाँ दी। यदि मैंने 3 महीने रह ली तो मुझे अब कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे फाइन के, अगर आप 3 महीने रह लेते हो, इम्प्रिजनमेंट मेरा कब छोड़ दिया जाएगा, या तो आप पूरा पेमेंट, हाँ बताओ, और या तो रिलीज कब किया जाएगा, मैं 3 महीने रह ली हूँ जेल में, तो मुझे अब रिलीज कब किया जाएगा, तो अगर आप कितने रुपए जमा कराऊं मैं तो मुझे रिलीज कर दिया जाए 3 महीने रहने के बाद। और लेकिन फाइन 100 रुपए है ना, हाँ तो फाइन 100 रुपए 4 महीने का, मैं 3 महीने रह चुकी हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 महीने रह चुकी हूँ तो 75 रुपए की पनिशमेंट कंप्लीट कर चुकी हूँ, हाँ हाँ हाँ, तो कितने रुपए जमा कराऊंगी, 25 रुपए जमा करा के रिलीज कर दिया जाएगा ना मुझे। ठीक है, ठीक है, तो यही बोल रहा है प्रपोर्शनेट। मेरे को पता था तुम नहीं आंसर दोगे, इसलिए मैंने तुम्हारा माइक ऑन करवाया। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। एक फर्स्ट क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, इफ द फाइन इज पार्शियली पेड द अक्यूज्ड विल हैव टू फेस प्रपोर्शनल इम्प्रिजनमेंट। ये सेक्शन 69 कहता है कि इफ द फाइन इज पार्शियली पेड, पार्शियली पेड, यदि मान लो कि 4,000 रुपए है और 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 4 महीने की सजा है, तो 2 महीने की सजा भुगत ली, तो आप 2,000 रुपए यदि दे रहे हो तो 2 महीने और भुगत लो, और 3,000 दे रहे हो तो 1 महीने भुगत लो, 4,000 दे रहे हो तो हाथों हाथ रिलीज हो जाओगे। तो जो इम्प्रिजनमेंट होता है प्रपोर्शनेट टू फाइन क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो इफ द फाइन इज पार्शियली पेड द अक्यूज्ड विल हैव टू फेस प्रपोर्शनल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इफ फॉर एग्जाम्पल
If he is sentenced to a fine of 12,000 rupees and for 4 months imprisonment, it's default of payment of fine, then if 9,000 rupees to be paid levied at the expiration of first month or at any later time while a continues in imprisonment, A will be immediately discharged. क्योंकि एक महीने तो जेल काट चुका वो 3 महीने की, और जो एक महीने तो 3,000 रुपए की जेल काट चुका, अब वो 9,000 रुपए जमा करा देगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। 6,000 रुपए जमा करा देता है 2 महीने बाद, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अब आ जाओ कि ये जो फाइन इम्पोज हुआ है इसको कब रिकवर कर सकते हो, कब तक रिकवर कर सकते हो इस फाइन को। तो समझो, मान लो मोहन, उस पे फाइन इम्पोज हुआ, उस पे इम्प्रिजनमेंट हुआ 1 मंथ 1 ईयर प्लस 1,000 रुपीज, ठीक है। तो अब क्या कहा गया है कि अब आप इस 1,000 रुपीज को कब तक रिकवर कर सकते हो, कब तक रिकवर कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जेल में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस फाइन की ड्यूटी से क्या हो गए। क्वेश्चन आता है, मैं आपको आज की डेट में बता रही हूँ, और हर इंसान कंफ्यूज होता है कि पारुल पे यदि मोहन पे 1,000 रुपए का फाइन लगा है, 1,000 रुपए का फाइन लगा है, यदि आप जेल में भी रह लेते हो तब भी आप फाइन की लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होते हो, ठीक है। सेक्शन 424 सीआरपीसी का पढ़ेंगे हम। 2 सर्कमस्टांसेस होते हैं जब आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, अदरवाइज आप डिस्चार्ज नहीं होते हो। कोर्ट छोड़ देता है आपको, कोर्ट छोड़ देता है कि ठीक है तू इम्प्रिजनमेंट में रह लिया तो तुझे रिलीज कर दिया जाएगा। और एक और सेक्शन 357 कंपनसेशन से रिलेटेड कोई सेक्शन है, लेकिन मैं आपको जनरल रूल बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? जनरल रूल बता रही हूँ। और आज जब मेरी क्लास में हो तो हमेशा याद रखना, फाइन यदि आप जेल में रह लिए हो तो इसका मतलब ये नहीं है आप फाइन की लाइबिलिटी से क्या हो जाओगे, डिस्चार्ज हो जाओगे। बताऊं एक बार सेक्शन 424 पढ़ के, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। देखो 424 ऑफ सीआरपीसी, क्लास अच्छी चलेगी लंबी ना। देखो 421 ऑफ सीआरपीसी फाइन से रिलेटेड बात करता है। 421 से लेकर 424 क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट इफ द सेंटेंस डायरेक्ट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, कि यदि किसी ने फाइन पे नहीं किया है और सेंटेंस डायरेक्ट की गई है, द ऑफेंडर शैल बी इम्प्रिजन्ड, उसको इम्प्रिजनमेंट में किया गया है। एंड इफ सच ऑफेंडर हैज अंडरगोन द होल ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट, नो कोर्ट शैल इशू such warrant unless for special reason to be recorded in writing it considered it necessary so to do, or unless it has made an order for the payment of expense or compensation out of the fine under section 357। तो मैम क्या बोला इसने? ये बोला कि यदि किसी पर्सन पे इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन क्या लगाया गया है? इम्प्रिजनमेंट लगाया गया है, और उसने इम्प्रिजनमेंट को अंडरगॉन भी कर लिया है, अंडरगॉन भी कर लिया है। तो क्या बोल दिया कि कोर्ट उसको अरेस्ट करने का वारंट, या कोर्ट उसको क्या करेगी, वारंट इशू नहीं करेगी फाइन रिकवर करने का, अनलेस 2 चीजों में, यदि सेक्शन 357 जो कॉम्पनसेशन की बात करता है सीआरपीसी में, उसको पे करना हो तो हमेशा ही उसको पेमेंट देना ही पड़ेगा, 110% उसको पेमेंट देना ही पड़ेगा। और दूसरी सिचुएशन, कोर्ट को लगता है कि इससे फाइन रिकवर कर लिया जाना चाहिए। समझ में आया? देखो समझ में आया। सेक्शन 357 जब बात होती है, सेक्शन 357 बात होती है, 357 बात करता है कॉम्पनसेशन से रिलेटेड, सीआरपीसी का 357 बात करता है कॉम्पनसेशन। तो हमेशा जब कॉम्पनसेशन की सिचुएशन है, इवन दो आप जेल काट कर आ गए हो तब भी आपको
तभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइन पे करना पड़ेगा। और दूसरा, कोर्ट को लगता है कि इस पर फाइन इम्पोज करना चाहिए, इवन आफ्टर उसने इम्प्रीजनमेंट काट ली है, तो भी वो क्या कर सकता है, फाइन को इम्पोज कर सकता है। याद रहेगा, एक बार हैंड रेज करो सबके सब। सेक्शन 421 आता है, ठीक है। अब आओ, क्या बोल दिया इसने, द फाइन, कि भाई जो भी फाइन है वो आप कब तक क्या कर सकते हो, द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड मे बी लिवाइड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, कि यदि सेंटेंस पास हुई है, फाइन वाइन पे नहीं कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी से कब तक रिकवर कर सकते हैं, 6 साल तक। 6 साल तक कोई भी गवर्नमेंट उस पर्सन की प्रॉपर्टी से फाइन को क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है। और यदि मान लीजिए ऑफेंस ही 10 साल का है, तो मोर देन 6 ईयर का ऑफेंस है, तो 10 साल तक भी क्या कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी से फाइन को रिकवर कर सकती है। यदि 7 साल का है तो 7 साल भी क्या कर सकती है, फाइन को रिकवर कर सकती है। यदि ऑफेंस की पनिशमेंट, कौन बताएगा, यदि ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल है तो कब तक रिकवर कर सकती है गौरांश? मैम जब तक पनिशमेंट के ईयर्स हैं, 6 साल 6 लिखा ईयर्स हुआ है है। ना, नहीं 6 इयर्स लिखा हुआ है। देखो ओके। सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहला रूल था कि द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड मे बी लिवाइड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस। विद इन 6 ईयर तो जनरल रूल है, विद इन 6 ईयर तो जनरल रूल है, चाहे ऑफेंस का पनिशमेंट 1 साल हो या 2 साल हो या 3 साल हो या 4 साल हो या 5 साल हो। लेकिन यदि ऑफेंस की पनिशमेंट more than 6 year, if under the sentence the offender be liable to imprisonment for longer period than 6 year, यदि 6 year से ज्यादा ऑफेंस की पनिशमेंट है तो 6 साल से ज्यादा भी क्या कर सकती है, उस प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकती है। और यदि वो मर भी जाता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी डिस्चार्ज नहीं होती लाइबिलिटी से। समझ में आया कि 6 साल से कम है यस मैम। तो जनरल रूल तो क्या है कि 6 साल तक तो रिकवर कर ही सकती है। लेकिन 6 साल से ज्यादा है, 6 साल से ज्यादा है उस ऑफेंस की पनिशमेंट, तो जितना टाइम दे रखा है उतने टाइम में क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है। सबको समझ में आया? श्रेया, प्रियम, अनुष्का, ठीक है, जतिन सर, प्रियंका, सबको समझ में आ गया? वापस बोल रही हूँ, किसी की फाइन को रिकवर करना है तो 6 साल, यदि 6 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है, पनिशमेंट ही 7 साल की है तो 7 साल में रिकवर कर लो भाई, किसी ने रोका है। और कोई इंसान मर भी जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी फाइन से डिस्चार्ज नहीं होती, आपको पे करना ही पड़ेगा। अब देखो सेक्शन 71। अब ये जो सेक्शन आए हैं भाई बहुत अच्छे सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 71 क्या बोलता है मैं बताती हूँ। 3 बात करता है। यदि आप इसको मेरे एग्जाम्पल से समझ लोगे तो आप आराम से एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। मान लो मैंने मोहन को एक चांटा लगाया जिसकी पनिशमेंट 1 साल है, हर्ट की पनिशमेंट 1 साल। मैंने दूसरा चांटा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया, अभी उसको हर्ट ही हुआ है, तो मुझे पनिशमेंट कितने साल की मिलेगी हर्षित? 1 साल की मिलेगी या 5 साल की मिलेगी? 1 साल की मिलेगी। तो ये इसका मतलब ये एक प्रोविजन है कि आप क्या कर रहे हो, एक ऑफेंस की पनिशमेंट मतलब एक ही ऑफेंस को बार बार दोहरा रहे हो तो आपको पनिशमेंट ऐसा नहीं है प्लस 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 करके नहीं मिलेगी, आपको पनिशमेंट एक बार में ही मिलेगी। पहला पढ़ते हैं फिर आपसे बात करेंगे। देखो, वेयर लिमिट ऑफ पनिशमेंट, अब ऐसा यहाँ पे वर्ड है लिमिट ऑफ पनिशमेंट, क्या लिखा हुआ है? लिमिट ऑफ पनिशमेंट मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंस। कहने को एक चांटा लगाना भी ऑफेंस था, कहने को 2 चांटा लगाना भी ऑफेंस था। तो सेवरल ऑफेंस में भी ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट बार बार मिलती जाएगी, या ये सेक्शन क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है पनिशमेंट। वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, any of which part is itself an offense, the punishment shall not be more than one offense unless it so be expressly provided। हर्ट करा, हर्ट की पनिशमेंट, डिफेम कर रहा है, डिफेमेशन कर रहा है तो डिफेमेशन की पनिशमेंट। A gives Jet 50 strokes with a stick. Here may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Jet by the whole beating and also by each of the blows which make up the whole beating. If ever liable to punishment for every blow, he might be imprisonment for 50 years, one for each blow, but he is liable for one punishment for the whole beating, जो क्या होगी 1 साल। याद रहेगा? वापस बताओ। देखो, if
पनिशमेंट इज गिवन फॉर सेवरल ऑफेंस। तो सेक्शन 71 लिमिट लगा रहा है। तो क्या कर रहा है कि जो ऑफेंस है, ऑफेंस इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स एंड ईच पार्ट ऑफ ऑफेंस, ईच पार्ट इज ऑफेंस। उस पर्सन को एक ही सजा मिलेगी, ना कि हर की। जैसे उसने स्ट्रोक करा, फिर मारा, फिर मारा, फिर मारा, तो ऐसे हर स्ट्रोक के लिए तो 1 साल की सजा है, तो 50 साल जेल में रहेगा वो? नहीं, ऐसा नहीं। अब दूसरी चीज हो सकती है, मानो मैक्सिमम पनिशमेंट की बात हुई है। मान लीजिए कभी आपने सेक्शन 411 और 414 पढ़ा होगा। किसी को पता है सेक्शन 411 और 414 किससे बारे में बात करता है? इंडियन पीनल कोड का, हाँ, आईपीसी का। ये बात करते हैं, किसी को पता है 410 से 414 बिना बेरे देखे बताओ कौन से सेक्शन किससे रिलेटेड बात करता है? ये कोई भी एक बार एड्रेस करो। प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करता है। ठीक है, तो अब देखो 410 तो 411 जब हम सेक्शन की बात करते हैं वहां पे कुछ ऐसा रिसीविंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रिसीव करना, और यहाँ पे कुछ ऐसा है प्रॉपर्टी को रिसीव करके छुपा लेना, कंसील करना। तो एक पर्सन, मान लीजिए इसकी पनिशमेंट यहाँ पे 2 साल है 411 और 414 जो पनिशमेंट है, दोनों कहने को सिमिलर ऑफेंस ही है। दोनों कहने को क्या कर रहे हैं? सिमिलर ऑफेंस है। आप एक बार 411 देखोगे तो आपको लगेगा दोनों सेम ही तो बात कर रहे हैं, क्यों अलग अलग कर दिया? 411 ऑफ आईपीसी, whoever dishonestly receive or retains any stolen property shall be punished of either description। इसको छोड़ दो, ये लिखा हुआ है whoever received, और क्या कर रहा है? छुपा रहा है। 414 assist in concealing stolen property, तो कहने को पहले में मैंने क्या करा? रिसीव करके छुपाई, और दूसरे में भी उसमें 414 में क्या लिखा हुआ है? असिस्ट इन कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। दोनों जो हमारे को सेक्शन क्या लग रहे हैं? आइडेंटिकल लग रहे हैं। ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ। मान लीजिए कि जब एक ऑफेंस 2 पनिशमेंट्स में या 2 सेक्शन में कवर होता है, एक ऑफेंस 2 सेक्शन में कवर होता है, एक की पनिशमेंट मान लो फॉर एग्जांपल 3 इयर्स है और एक सेक्शन की पनिशमेंट 4 इयर्स है, तो अब आप उसको क्या 4 साल की ही सजा दे सकते हो मैक्सिमम। कितनी सजा दे सकते हो? 4 साल की ही सजा दे सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते 3 + 4 कर दी। समझ में आया? एक बार हैंड रेस करो। मैम फिर से वैन, एक्सप्लेन कीजिएगा एक बताओ बार। कि कोई एक्ट है 2 डेफिनेशन में कवर होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, इंडियन पीनल कोड है। इंडियन पीनल कोड में कोई कुछ SC ST एक्ट से रिलेटेड कोई भी एक ऑफेंस मान लेते हैं, वो दिया गया है। इंडियन पीनल कोड में उसकी सजा दी गई है 4 साल, और SC ST एक्ट में उसकी सजा दे रखी है 7 साल। तो अब आप कभी पनिशमेंट देने में आओगे ना, तो केवल 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हो। 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हो। सेम एग्जांपल 411 में पनिशमेंट दे रखी है 3 साल, और 414 सिमिलर, ये देखो देखने में सिमिलर ऑफेंस थे अनुष्का। कंसीलमेंट इन असिस्टेंट इन असिस्ट करा है आपने इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, और 411 में आपने रिसीव करके क्या करा है? उसको रखा है। तो दोनों सिमिलर टाइप ऑफ ऑफेंस नजर आ रहे हैं ना उनको, तो ये यस लिखा मैम। हुआ है लिमिट लगा रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे कि 411 में आपने, आप कभी भी देखना 411 414 साथ में लिखे हुए नजर आएंगे आपको बहुत सारी जगहों पर। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप 411 की 3 साल की पनिशमेंट लगा रहे हो प्लस 414 की 4 साल की पनिशमेंट लगा रहे हो। इस तरीके से यहाँ पे सेक्शन 71 लिमिट लगा देता है कि आप जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, क्या बोला? मैक्सिमम पनिशमेंट है, वही आप दे सकते हो। सबको समझ में आया? एक बार हैंड रेस करो, सबके सब हैंड रेस कर दो। क्या बोल रहा है सेक्शन 71? लिमिट ऑफ पनिशमेंट, लिमिट ऑफ पनिशमेंट। अब आओ एक क्वेश्चन, देखो एक ऑफेंस है थेफ्ट, मतलब व्हेन एन ऑफेंस इज मेड अप विद सेवरल ऑफेंस। तो हम लाइन के साथ साथ एग्जांपल समझते हैं कि व्हेन एन ऑफेंस इज मेड अप विद सेवरल ऑफेंसेस, लाइक जब हम रॉबरी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो ये किससे बना हुआ है? थेफ्ट प्लस हर्ट। समझ में आए? तो फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई कि व्हेन एन ऑफेंस इज मेड अप विद सेवरल ऑफेंस एंड सेवरल एक्ट्स बोल सकते हैं इसको, एंड ईच एक्ट इज अ
सेपरेट ऑफेंस। सेंटेंस समझ लो, ईच एक्ट इज अ सेपरेट ऑफेंस। दोनों लाइन समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आई माइक ऑन करो। मैं क्या बोल रही हूँ कि जब क्या है, एक ऑफेंस बहुत सारे ऑफेंसेस से मिलकर बना है या बहुत सारे एक्ट से मिलकर बना है, और ईच एक्ट क्या है, एक सेपरेट ऑफेंस है। ईच एक्ट भी क्या है, एक सेपरेट ऑफेंस है। अब पनिशमेंट कितनी मिलेगी समझो। देखो, थेफ्ट की पनिशमेंट कितनी है? 3 साल। मतलब मुझे उठाकर लेकर चले गए, मुझ पे रॉबरी का चार्ज नहीं लगाया, मुझ पे मतलब क्या चार्ज लगाया, मुझ पे रॉबरी का चार्ज लगाया। लेकिन जब रॉबरी को हम टुकड़ों में बांटते हैं, मैंने आपको यही बोला था कि जब हम आगे पढ़ेंगे स्टेज बाय स्टेज चलती है। पहले आप थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे, फिर ठीक है इसकी हर्ट की डेफिनेशन, मतलब ऐसे तो रॉबरी में लिखा हुआ है कि थेफ्ट प्लस हर्ट, थेफ्ट की पनिशमेंट 3 इयर्स है। ठीक है, मान लीजिए क्लर्क सर्वेंट द्वारा किया गया तो उसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स है, ड्वेलिंग हाउस में किया गया तो 7 ईयर्स है, हर्ट की पनिशमेंट 1 ईयर है, और रॉबरी की पनिशमेंट फॉर एग्जाम्पल 7 ईयर्स है। मुझे नहीं पता कितनी है, शायद 7 ईयर्स है। तो अब आप इसको कितनी पनिशमेंट दोगे? ऐसे नहीं दोगे 3 साल थेफ्ट की दे दी, 1 साल हर्ट की दे दी, 7 साल। कहने को तो हर ऑफेंस अलग अलग है ना, आप इसको 7 1 8 3 11 साल की सजा नहीं दोगे, आप इसको मैक्सिमम पनिशमेंट दोगे। मैक्सिमम पनिशमेंट जितनी दे सकते हो, कितनी दे सकते हो? 7 साल दे सकते हो। समझ में आई तीनों चीजें? तीनों चीजें पहले मैंने क्या बोला, अब मैंने आपको क्या बोला था? यदि आप सेंटेंस के थ्रू पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना। हर्ट 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 इज इक्वल टू हर्ट। ठीक है, बहुत सारे ऑफेंस किए गए हैं लेकिन सिमिलर टाइप है, तो आप एक की ही पनिशमेंट दोगे। सेकंड, मैंने आपको बोला था कि जब एक एक्ट 2 या 2 से ज्यादा डेफिनेशन में आता है, ठीक है, तब आप मैक्सिमम पनिशमेंट दोगे। और तीसरा मैंने बोला कि जब एक ऑफेंस बहुत सेवरल ऑफेंसेस से बना हुआ है, और जो सेवरल ऑफेंस है मतलब सेवरल एक्ट्स हैं, वो क्या है, एक सेपरेट ऑफेंस क्रिएट करते हैं, तब भी आप क्या दोगे? मैक्सिमम पनिशमेंट दोगे। तो ये सेक्शन 71 क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। तो ये जो सेक्शन 71 का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब ये जो सेक्शन 71 है 220 में सेम टू सेम लिखा हुआ है। वहां ट्रायल की बात की गई है कि आप ट्रायल कैसे कर सकते हो, वो हम जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तो हम एक बार देखेंगे। तो सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? व्हेन एन ऑफेंस फॉल्स विद इन 2 और मोर डेफिनेशन, और क्योंकि दोनों में सेम ही बात कही है मैक्सिमम, इसलिए मैंने यही 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि व्हेन एन ऑफेंस फॉल्स विद इन 2 और मोर डेफिनेशन। ठीक है, और when several acts one or more of which constitute an offense constitute when combined a different offense। लाइन समझ में आ रही हो कि जब वो ऑफेंसेस हैं वो सिंगल ऑफेंस है, लेकिन जब उनको कंबाइंड कर दिया जाता है तो वो एक सेपरेट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जैसे थेफ्ट प्लस हर्ट इज इक्वल टू रॉबरी, पनिशमेंट ऑफ रॉबरी कुड बी गिवन, मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ रॉबरी कुड बी गिवन, दे सकता है। सीवियर मतलब जो क्या है, मैक्सिमम पनिशमेंट से जो सीवियर पनिशमेंट है, जो सबसे सीवियर पनिशमेंट है, वही पनिशमेंट आप क्या कर सकते हो, आप उतनी उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। सीवियर मतलब जो हार्ड, जैसे 411 में 3 साल है, 414 में 4 साल है, तो आप मैक्सिमम 4 साल की ही पनिशमेंट दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। सेक्शन 220 सीआरपीसी का बोलता है, वो बोलता है ट्रायल, कि जब फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट का ऑफेंस चल रहा है, प्लस हर्ट का ऑफेंस चल रहा है, प्लस रॉबरी का ऑफेंस चल रहा है, ठीक है, तो आप इनका ट्रायल एक साथ कर सकते हो। ये बताता है सेक्शन 220, वो हम सीआरपीसी के टाइम पे पढ़ लेंगे। अब आओ सेक्शन 72। अब देखो, पारुल एक अच्छी, मतलब उसने क्या करा, सारी पढ़ाई करी लेकिन उसने जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है, या थोड़ी सी कंफ्यूजन है में हमेशा रहती है, उसको कभी भी ये डिफरेंस समझ में नहीं आता थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में या इसको डिफरेंस कभी समझ में नहीं आता है। इसके पास में एक ऑप्शन है, ये एक जजमेंट में लिख सकती है। क्या जजमेंट में लिख सकती है? ये क्या कर सकती है, ऑल्टरनेटिव जजमेंट पास कर सकती है। ऑल्टरनेटिव जजमेंट पास कर सकती है कि हाँ भाई मोहन ने ऑफेंस किया है, मोहन ने ऑफेंस किया है, लेकिन फैक्ट से मुझे समझ में नहीं आ रहा, फैक्ट से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मोहन ने थेफ्ट का ऑफेंस किया है या एक्सटॉर्शन का ऑफेंस किया है। ठीक है, तो उसने लिख दिया, अपने जजमेंट में लिख दिया
ये सेक्शन शायद 222 है सीआरपीसी का, वहां पे भी लिखा हुआ है कि व्हेन इन डाउट ऑल्टरनेट जजमेंट कुड बी पास्ड। ठीक है, तो ये देखो, समझ में लाइन समझ में आएगी कि punishment of person guilty of one of several offences, the judgment stating that it is doubtful of which, in which judgment is given that a person is guilty of one of several offense specified in judgment, but it is doubtful of which of these offense he is guilty। लाइन समझ में आई कि वहां पे पता तो है कि पर्सन ने एक से ज्यादा ऑफेंस किए हैं, लेकिन जज को क्या है, डाउट है, जज को क्या है, डाउट है, और उसने जजमेंट में क्या किया, स्टेट भी किया है कि फॉर विच ऑफेंस ही इज गिल्टी, मुझे डाउट है फॉर विच ऑफेंस ही इज गिल्टी। तो आप कितनी पनिशमेंट दे सकते हो? अब ऐसा थोड़ी है कि आपने तो ऑफेंस के जब जजमेंट लिखा, आपने लिख दिया थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों, एक्सटॉर्शन और दोनों। तो आप एक बात समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमेशा किसको किसको बेनिफिट मिलता है, किसको बेनिफिट मिलता है हमेशा, हर्षित? एक्यूज्ड। अक्यूज को बेनिफिट। तो अब आपने ऑल्टरनेट जजमेंट में लिखा है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, थेफ्ट की पनिशमेंट 3 साल है और एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट 7 साल है। एग्जाम में मिक्स करके मत आना, सेक्शन 71 एक अलग बात कहता है, सीवियर पनिशमेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव जजमेंट पास किया है, तो जज की गलती है ना, आप लिखना चाहिए था जज को कि भाई इसने थेफ्ट पास किया है या एक्सटॉर्शन पास किया है। तो उसको आप कितनी पनिशमेंट दे सकते हो, जो दोनों ऑफेंस की मिनिमम पनिशमेंट है, मतलब दोनों ऑफेंस में से जिसकी भी कम पनिशमेंट है वो पनिशमेंट दी जाएगी। पढ़ते हैं, in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in judgment, but it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided। और मान लीजिए दोनों ऑफेंस की, थेफ्ट की और एक्सटॉर्शन की, तीन साल की पनिशमेंट है, तो उसको केवल 3 साल की ही पनिशमेंट दी जाएगी, ना 6 साल की। समझ में आया? एक बार हैंड रेज करो। तो सेक्शन 71 बहुत सेवरल ऑफेंस को लिमिट कर रहा है, सेवरल ऑफेंसेस को लिमिट कर रहा है। सेक्शन 72, जिस जो सेक्शन 71 से लेकर सेक्शन 75 तक के जो सेक्शन है, हर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। मैं बता रही हूँ हर इंसान, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीजों से गुजरी हूँ कि सेक्शन 71 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 71 में लिखा सीवियर लास्ट में, और सेक्शन 72 में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इट इज डाउटफुल। ठीक है, ठीक है, व्हेन इट इज डाउटफुल फॉर, मतलब विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द अक्यूज्ड, तो स्टेट कर दिया जाता है जजमेंट में, और अक्यूज शैल बी लाइबल ओनली फॉर द लोअर पनिशमेंट। ठीक है, और यदि दोनों ऑफेंस की सेम पनिशमेंट है, ओनली फॉर द सेम पनिशमेंट, मतलब 3 इयर्स एक पनिशमेंट के लिए वो लाइबल होगा। समझ में आया? अब एक बार ये सेक्शन बेयर एक्ट में से पढ़ो, क्या करो, बेयर एक्ट में से सेक्शन पढ़ो, सेक्शन 71 और सेक्शन 72 के ऊपर। ठीक है,
देखो अब आ जाते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा एनहेंस पनिशमेंट। एनहेंस पनिशमेंट आपने कई बार सुना होगा, तो क्या होती है एनहेंस पनिशमेंट? देखो कि एक इंसान है जिसको आदत हो गई ऑफेंस करने की। क्या आदत हो गई? तो अब उसको पता है कि भाई मैं ऑफेंस करूंगा मुझे 3 साल की सजा मिलेगी, ठीक है, अब वो आराम से उसको जेल में रहने की आदत हो गई। अब क्या बोल रहा है, ये कोर्ट ने प्रोविजन बनाया सेक्शन 75, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 75 क्या बोलता है कि एक पर्सन यदि ऑफेंस करता है, कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 12 के। पैसे चुराने की आदत, सिक्कों को चुराने की आदत हो गई तो चैप्टर नंबर 17 के। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस करता है, ठीक है, और उसको पनिशमेंट मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है? पनिशमेंट मिल चुकी है 3 साल, मतलब तीन उसने ऑफेंस किए 3 इयर्स और मोर के, ठीक है, ऑलरेडी पनिशमेंट एनफोर्समेंट में। अब वो क्या कर रहा है? सेम अगेन इन चैप्टर के ऑफेंस कर रहा है, अगेन इन चैप्टर के ऑफेंस कर रहा है, जो क्या है 3 साल या 3 साल से ज्यादा से पनिशेबल है। तो अब उसको ये पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मोहन ने करी चोरी, ऑलरेडी उसकी पनिशमेंट इन्फोर्समेंट में चल रही है, मतलब प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, चल भी नहीं रही, प्रीवियसली कन्विक्ट हो, अब वो अगेन चोरी कर लेता है। तो अब मैंने क्या कहा, उसको आदत हो गई है कि वो 3 साल जेल में रहेगा, तो नहीं, अब ये इसको 3 साल की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अब उसको पनिशमेंट मिलेगी शायद 7 या 10 ईयर है, हाँ 10 साल। अब उसको पनिशमेंट मिलेगी 10 इयर्स और एलआई, क्योंकि अब वो रिपीटेबल वाला ऑफेंडर हो चुका है, समझ रहे हो? तो वापस मैंने कहा कि इन द सर्कमस्टांसेस व्हेन ए पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17, एंड वो क्या करता है, अगेन इन्हीं चैप्टर के ऑफेंस करता है, जो 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स क्या है, पनिशेबल है। तो अब उसकी जो पनिशमेंट है नॉर्मल पनिशमेंट नहीं, अब उसको मिलेगी एनहेंस्ड पनिशमेंट। कैसी पनिशमेंट मिलेगी? एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी, जो कितनी हो सकती है? अप टू 10 ईयर और एलआई। समझ में आया? एक बार हैंड रेज करो, सबको समझ में आया? ठीक है, अब आओ पढ़ते हैं। whoever having been convicted whoever having been convicted of an offense punishable under chapter 12 of offense relating to coin and government stamps or chapter 17 offense against property with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards, यहाँ पे लिखा either, चाहे वो रिगरस हो चाहे वो सिंपल हो, जिसको कन्विक्ट कर लिया गया है, shall be liable to enhanced punishment which may extend to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। यहाँ पे कुछ लाइन में लिखना भूल गई हूँ कि एक तो उसको कन्विक्ट कर लिया गया है और प्लस अगेन वो सेम ऑफेंस करता है, तो क्या होगी, इसको पनिशमेंट मिलेगी। फिर दिलीप कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट में क्या कहा था? For conviction under section 75, previous conviction must have been in operation. If previous conviction has been set aside, then it does not come under ambit of section 75। समझ में आ गया कि मान लीजिए हो सकता है, क्या लिखा है, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कन्विक्ट किया था मुझे, ठीक है, अब कन्विक्ट किया था, लेकिन क्या हुआ, जो हायर कोर्ट है इन अपीलियट कोर्ट मेरी कन्विक्शन को क्या कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया। तो अब क्या मेरी कन्विक्शन फोर्स में है क्या? अब मेरा कन्विक्शन फोर्स में है क्या प्रियम? यदि मेरी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया है तो कन्विक्शन फोर्स में है क्या? एक बार माइक ऑन करो, कोई भी माइक ऑन कर दो, क्लास में माइक ऑन कर दिया करो। नहीं नहीं है ना मेरा कन्विक्शन फोर्स में, तो अब नहीं मेरे पर वापस इल्जाम लगता है या मुझे वापस पनिशमेंट मिलती है सेम चैप्टर के 3 या 3 साल से ज्यादा, तो अब मुझे 3 साल की सजा मिलेगी या मुझे 10 ईयर एलआई की सजा मिलेगी? 3 ईयर। 3 ईयर। सबको समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज कर दो। एनहेंस्ड पनिशमेंट का मतलब सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, एक अच्छा ज्ञान की बात है, आप सुन लो। आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल देखो, समझ में आए, ये आप चल रहे हो लाइफ में, आपके स्टेज ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है,
तो अब आपको कोई परेशानी यदि यहीं दिख रही है ना, ये फर्स्ट स्टेज पे चढ़ते हुए, तो उसको यहीं पे रिमूव कर दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके घर में सीलन आ रही है, आपके घर में सीलन आने की स्टेज मतलब सीम आने की स्टेज स्टार्ट हो गई उसी से। तो यदि आप उसको फर्स्ट जब वो 1% है तभी आप उसको रिमूव कर दोगे, तो लाइफ में आगे आपको ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे, आगे चीजें परेशान नहीं करेगी। और ये आप सोचोगे कि यार मैं कर दूंगा, यार मैं कर दूंगा, यार मैं कर दूंगा, ये सीलन पहुंचते पहुंचते 100% हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में इनिशियल स्टेज पे ही ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, मतलब एक चीज है, एक चीज आपको परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो आप उसको उसी टाइम हटा दोगे। अदरवाइज क्या होगा, अदर जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, डेली रूटीन से रिलेटेड एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप रात को 12 बजे सो रहे हो और आपको मान लीजिए पानी पीना है या वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो अब आप रात को यदि नहीं जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नहीं जा रहे हो, तो आप पूरी रात भर बस यही सोचते रहोगे, यार मुझे ठंड लग रही है, मुझे जाना है। तो आप आज के टाइम पे ये चीज सीख लो मुझसे, क्योंकि मैंने खुद पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है कि आपको ये परेशानी आपको लग रही है कि ये परेशानी है, मुझे आगे जिंदगी में डिस्टर्ब कर सकती है परेशानी, तो उसको उसी टाइम ही रिमूव कर दो, उसी स्टेज पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं अभी का एग्जांपल दूं, जब मैं आपको ये पीडीएफ पढ़ा रही थी, तो मुझे पता था कि ये वाटरमार्क क्या कर रहे हैं, बार बार मेरी आईज को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपसे 5 मिनट का टाइम लेकर पहले उस पीडीएफ से वाटरमार्क हटाया है। तो ये चीज से सीखा करो हमेशा लाइफ में। दो चीजें होती है, एक तो आप किसी की अच्छी बातें सीख रहे हो, किसी की अच्छी बातें सीख रहे हो, तो ये एक अच्छी बात होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं किसी से अच्छी बात सीख रहा हूँ, मुझे ये करना है। लेकिन आप किसी की गलत बात से सीख रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि मुझे ये गलती अब नहीं करनी है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब आओ एक अच्छा सा पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बोरिंग हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया आपको। अब आओ सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। कभी आपने सुना है? आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। कैसे? मान लीजिए कि कोर्ट ने किसने किसी को पास करी है रिगरस इम्प्रीजनमेंट, मतलब उसने कुछ हीनियस ऑफेंस किया है। तो कोर्ट जब रिगरस इम्प्रीजनमेंट पास कर सकती है, तो पर्सन को क्या कर सकती है? आइसोलेशन में डाल सकती है। क्या कर सकती है? सोलिटरी कन्फाइनमेंट। क्या मैंने बोला? सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जहां पर उसको किसी भी तरीके का कांटेक्ट में नहीं हो। ठीक है, तो हाँ जी, सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि whenever any person is convicted on an offense for which the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, कि एक पर्सन को कन्विक्ट किया गया है जिसके पास में, कोर्ट के पास में पावर है रिगरस इम्प्रीजनमेंट देने की, कोर्ट में ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर और एनी पोर्शन। कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि इसको कुछ पोर्शन के लिए, इसको कुछ पोर्शन के लिए क्या कर दिया जाए? सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। कितना, कब कब हो सकता है? कि यदि आपकी इम्प्रीजनमेंट 6 महीने तक की है, तो आपको 1 महीने का सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। ये बात हो रही है रिगरस इम्प्रीजनमेंट, सिंपल में नहीं, रिगरस इम्प्रीजन। यदि आपकी सोलिटरी कन्फाइनमेंट 6 महीने से 1 साल की है, तो आपको 2 महीने की, रिगरस इम्प्रीजनमेंट 6 महीने से 1 साल की है, तो आपको 2 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। और यदि 1 साल से ज्यादा की इम्प्रीजनमेंट है, तो आपको 3 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। हैंड रेज करो, समझ में आया? If a court can give rigorous, if a court is entitled to give rigorous imprisonment, ठीक है, it may order in addition कि इस पर्सन को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। यदि पनिशमेंट, याद रखना ईयर अभी मैंने सामने पढ़े तो भी मैं भूल गई हूँ, कि यदि शायद 6 महीने तक की है, 0 से 6 मंथ्स, तो आप 1 मंथ की सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। 6 से लेकर 1 साल, तो आप 2 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। और 1 साल से ज्यादा है, तो आप 3 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो उस पर्सन को। लेकिन मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। ठीक है, और सोलिटरी कन्फाइनमेंट हमेशा किस इम्प्रीजनमेंट में दिया जाता है? हमेशा रिगरस इम्प्रीजनमेंट में ही दिया जाएगा। इन केस ऑफ सिंपल इम्प्रीजनमेंट इट विल नॉट बी गिवन। ठीक है, तो देख लेते हैं और कुछ लिखा हुआ है क्या। सोलिटरी कन्फाइनमेंट, kept in isolation, cannot given in case of, sorry, simple imprisonment.
ठीक है। और यदि आप लोग एक हेल्प मेरी ये भी कर देना, यदि आप पीडीएफ पढ़ रहे हो छोटी मोटी गलती आपको नजर आ रही है तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, आप एक मैसेज कर देना कि मैम इसमें ये गलती है, ताकि मैं भी उस चीज को क्या कर लूं, हटा लूं इसमें से। मैम ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसी पनिशमेंट के पार्ट का ही होगा ना, मतलब एडिशन तो नहीं है ना ये एडिशन कुछ? नहीं है, एडिशन नहीं है। देखो देखो यहाँ लिखा हुआ है द कोर्ट में शैल बी, देखो फॉर, ये लिखा है ना फॉर एनी पोर्शन, समझ रहे हो कि जो पोर्शन, मान लो 6 महीने का यस मैम। पोर्शन गुजर रहा है तो 1 महीने के लिए अप टू 1 मंथ, मतलब 5 महीने उसको रिग्रेस मिलेगी, 1 महीने तक ही, एडिशन नहीं है, फॉर एनी पोर्शन रख सकता है। ठीक है, वो जो मैंने वर्ड एडिशन बोला वो मैंने ऑर्डर के लिए एडिशन बोला कि ये ऑर्डर दे सकती है कि 6 महीने तक की पनिशमेंट मिले, साथ में ये 6 महीने में से 1 महीने का, मतलब कोर्ट, ये मेरा एडिशनल ऑर्डर उसका नहीं था, 6 महीने प्लस हाँ 1 मैम, महीने का इसीलिए नहीं मैं था। कंफ्यूज हुई कि मैं समझ आपने गई एडिशन आपकी बात। बोला। एडिशन का वर्ड ऑर्डर का एडिशन, मतलब एडिशन मतलब मैं बोलना चाह रही थी साथ में, क्या बोल सकती है, साथ में बोल सकती है कि 6 महीने का ऑर्डर तो मैं दे रही हूँ रिगरस इम्प्रिजनमेंट का, लेकिन इसमें से कुछ पोर्शन आप क्या कर देना, इसको रिगरस इम्प्रिजन उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देना। समझ में आया सबको? सेक्शन 73। सेक्शन 74 किसमें आया था? आरजेएस प्री का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। अब समझो, जैसे हमारे सर ने, जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ी, उन्होंने हमको पढ़ाया है, लेकिन हमको कैसे पढ़ाया है? एग्जाम्पल से पढ़ाया है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्री क्लियर हो जाए, मेंस क्लियर हो जाए, ऐसे पढ़ाया है, लेकिन उन्होंने हमको इस तरीके के एग्जाम्पल से पढ़ाया है ताकि हमारे माइंड में एग्जाम्पल सेट हो जाए। एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने टाइम तक हो सकता है ये तो हमने देख लिया। मान लीजिए आपके घर में कोई इंसान 30 डेज के लिए रहने आया है, ठीक है, और मान लीजिए कोई आपके घर में कितने दिन के लिए रहने आया है? 90 डेज के लिए रहने आया है। रिस्पेक्ट किसको ज्यादा मिलेगी प्रियंका मैम? 30 डेज वाले को ज्यादा दोगे कि 90 डेज वाले को रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी? 30 days। एग्जाम्पल याद करा दो, सबको लगेगा ना 30 डेज वाले को क्या मिलेगी, 30 डेज वाले को रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे यही है कि यदि किसी को 3 महीने से कम, देखते हैं यही लिखा हुआ है क्या, हाँ, यदि किसी की पनिशमेंट 3 महीने से कम का है, मतलब 3 महीने से कम की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, तो उसको पनिशमेंट, उसको जब आप रखोगे ना जेल में, तो आप कैसे रखोगे? 14 डेज उसको जेल में डाल दोगे। कितने डाल दोगे? जेल में डाल दोगे। तो एक काम कर, 14 डेज जेल में रहे, फिर 14 दिन का क्या कर दोगे, उसको गैप दोगे, फिर 14 डेज। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके आप रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो। ठीक है, और यदि कोई पनिशमेंट कितने टाइम की है, 3 महीने से ज्यादा की है, 3 महीने से ज्यादा की है, तो उसको थोड़ी कम रिस्पेक्ट, मतलब आप इसको ये मानो, मैं फॉर एग्जाम्पल सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, किसी के घर मेहमान बन के जा रहे हो, अकेले रह रहे हो, मेहमान बन के जा रहे हो, तो यदि 3 महीने से ज्यादा है तो 7 दिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे। तो मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए बाहर निकालने का, वो 7 दिन तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आप उसको बाहर निकाल सकते हो, फिर 7 दिन के लिए उसको क्या कर सकते हो, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल सकते हो। क्यों ये आया था, ये क्वेश्चन आया था कि 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट दी गई है तो उस पर्सन को कितने दिन के लिए मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाता है। तो आप देखो, जब हम इनको पढ़ते हैं ना, तो हमको लगता है हाँ हाँ हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चे मैं मान सकती हूँ कि कम से कम 80 to 90% बच्चे कितने दिन लगाकर आए होंगे? 14 दिन लगाकर आए होंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा 3 महीने से ज्यादा है। ठीक है, अच्छे से उन्होंने प्रोविजन नहीं पढ़ा, उन्होंने देखा कि 3 महीने से ज्यादा है, तो हो सकता है 14 दिन उसको ज्यादा अंदर रखा जाएगा, लेकिन जो 14 दिन है वो 3 महीने से कम के लिए प्रोविजन है, और जो 7 दिन है वो 3 महीने से ज्यादा के लिए प्रोविजन है। पढ़ते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगी समझ में आया नहीं आया। In case of rigorous imprisonment of less than 3 months, ठीक है, solitary confinement shall not be more than 14 days, more than 14 days in any month and same interval as at least। समझ रहे हो? समझ गए जो लाइन मैं बोलना चाह रही थी कि यदि 3 महीने मैम से कम, हाँ मैम जो अभी अपने लाइन पढ़ी थी वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट सॉलिटरी वाले की बात कर रहे हैं क्या पनिशमेंट वाले की बात कर रहे हैं? कौन सी वाली लाइन, इसमें बताओ मुझे, जो मैं टिक लगा के बताती हूँ, कौन सी, ये वाली लाइन, हाँ ये वाली लाइन? हाँ मैम,
यस ये बोल मैम। रहा है सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिन के लिए हो सकता है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिन, तो 3 महीने, यदि 3 महीने से कम का रिगरस इम्प्रीजनमेंट हो, 3 महीने से कम का रिगरस इम्प्रीजनमेंट हो, तो आप मैक्सिमम 14 दिन उसको जेल में रख सकते हो, मतलब सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। बट मैम जैसे 72 में अपन ने पढ़ा, 73 में अपन ने पढ़ा ना कि अपन मैक्सिमम ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ के लिए रख सकते हैं। तो तो मैम फिर ये 6 मंथ रिगरस इम्प्रीजनमेंट वर्ड है ना, ये तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कौन पूछ रहा है, देखो प्रिया मैम समझो, जो वहां पे वर्ड है वो वर्ड है कि यदि आपकी रिगरस इम्प्रीजनमेंट 6 महीने तक हो, तो आप कितनी पनिशमेंट दे सकते हो सोलिटरी, 6 महीने तक हो तो 1 मंथ, कितनी पनिशमेंट दे सकते हो, 1 मंथ की 1 मंथ, सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो। 6 महीने से 1 साल की रिगरस इम्प्रीजनमेंट हो तो आप कितनी 2 सोलिटरी 2 कन्फाइनमेंट दे सकते मंथ। हो, 2 मंथ। ये समझ लो, यहाँ रिगरस वर्ड है और यहाँ सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, रिस्पेक्ट किसके चल रहा है। और यदि 1 साल से ज्यादा की 1 साल से ज्यादा की रिगरस इम्प्रीजनमेंट हो, तो आप कितने महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो, 3 3 मंथ्स। मंथ। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, नो इस मैम। है ना। अब मान लो कि यदि आपका रिगरस इम्प्रीजनमेंट अप टू 3 मंथ्स है, अप टू 3 मंथ्स है, तो वैसे भी कितनी जाएगी, 1 मंथ ही जाएगी ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट जब दोगे तो आप 14 दिन के लिए रख सकते हो उसको, जी मतलब सोलिटरी कन्फाइनमेंट में। ठीक है, और फिर आप उसको 14 दिन के लिए बाहर निकालोगे। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, आप वैसे भी मैक्सिमम, यदि ये 6 महीने तक की पनिशमेंट है, तो आप वैसे भी उसको एक ही बार सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल सकते हो। प्रिया मैम समझ में आया, यस मैम, सबको समझ में आया भाई। 14 दिन के बाद यस तो आप मैम। क्या डालोगे, क्योंकि 14 दिन के बाद तो वैसे गैप देना पड़ेगा आपको, फिर 2 दिन के लिए क्या आप उसको उसमें डालोगे क्या, मतलब ऐसा हो सकता है भाई, 14 दिन का गैप देना पड़ेगा, टाइम ही खत्म हो जाएगा, तो मैक्सिमम 14 दिन ही डाल सकते हो आप उसको। ये फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया। लेकिन यदि 3 मंथ से ज्यादा का 3 मंथ से ज्यादा का रिगरस इम्प्रीजनमेंट है, तो आपको उसको 7 दिन का गैप, मतलब 7 दिन सोलिटरी में डाला, फिर 7 दिन सोलिटरी में डाला, फिर 7 दिन सोलिटरी में डाला। ठीक है, समझ में आ यस गया मैम। क्या। ठीक है, याद रख मतलब यदि अंदर ज्यादा डीप में मत जाओ, बस ये याद रखो, 3 महीने से कम है, 3 महीने से कम है तो ज्यादा, और 3 महीने से ज्यादा है तो कम, 3 महीने से कम है तो 14 दिन, और 3 महीने से ज्यादा है तो 7 दिन। एक बार अपन इसको बेरेक्ट से भी देख लेते हैं। इस बार इसको पढ़ते हैं। In case of rigorous imprisonment of less than 3 months, solitary confinement shall not be more than 14 days in any month and same interval at least 14, 14, 14. Such confinement shall never be more than 14 days at a, मतलब एक स्ट्रेच में आप 14 डेज से ज्यादा नहीं दे सकते। इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 3 months, solitary confinement shall not be more than 7 days in any month and same interval at least. ठीक है, सेम इंटरवल एट लीस्ट। अब आओ, सबको समझ में आया क्या, एक बार हैंड रेज कर दो, मैं दोबारा दोहरा दूंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, वापस मैं एक बार देख ले तो देखो, वापस नहीं, किसी को कंफ्यूजन में नहीं होना। यदि आपका रिगरस इम्प्रीजनमेंट 6 महीने का है, यदि आपका रिगरस इम्प्रीजनमेंट 6 महीने का है, 6 से 1 साल का है, और 1 साल से ज्यादा का है, 1 मंथ, 1 मंथ। ठीक है, फिर आपका मतलब 1 मंथ आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, अपन उस टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। फिर 6 से 1 साल का है तो 2 मंथ आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, और यदि आपका 1 साल से ज्यादा है तो 3 मंथ सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। अब हम एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं। मान लीजिए आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ्स का, मतलब सोलिटरी कन्फाइनमेंट में आपका रिगरस इम्प्रीजनमेंट 3 मंथ्स का है। अपन पहले गलत बोल रहे थे, तो आप क्या कर सकते हो, पहले महीने में 14 दिन के लिए, रिगरस इम्प्रीजनमेंट तो 3 महीने का है ना, तो पहले महीने में 14 दिन के लिए, फिर आप 14 दिन का गैप लोगे, फिर आप दोबारा 14 दिन के लिए रख सकते हो। इसमें भी रख सकते हो, क्योंकि रिगरस इम्प्रीजनमेंट तो 3 मंथ का है ना, पनिशमेंट तो 3 महीने चल रही है ना, तो 3 महीने में कितने दिन होते हैं, 90 दिन होते हैं। अपन पहले थोड़ा सा गलत
गलत इंटरप्रिटेशन में जा रहे थे कि 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि 3 महीने में तो 90 दिन होंगे, आप 14 दिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट रखोगे, फिर आप 14 दिन का क्या करोगे, गैप लोगे, फिर आप 14 दिन की सोलिटरी कन्फाइनमेंट डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम 2 दिन ऐसा कुछ कंफ्यूज हुए थे। सबको समझ में आया कि पहले हम गलत बोल रहे थे? सबको समझ में आया क्या पहले हम गलत बोल रहे थे? क्योंकि 3 महीने का मतलब तो 90 दिन है, और 90 दिन में आप मैक्सिमम 30 दिन के लिए, मतलब महीने को मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी, 30 दिन के लिए आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल सकते हो। तो 14 दिन डालो, फिर गैप रखो 14 दिन, फिर 14 दिन डालो, फिर 14 दिन गैप रखो, तो हम रख सकते हैं ना इसको। फिर 14 और 14 28, फिर 2 दिन के लिए आप इसको रख सकते हो। समझ में आया प्रिया मैम? यस मैम, मतलब एनी हाउ अगर दिया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ का, तो आपको 1 मंथ गुजारना है, फिर वो आप हाफ हाफ करके लाइक 14 करके। 14 डेज के गैप में डाल सकते हो आप। 14 डेज दो, फिर 14 डेज का गैप लो, फिर 14 डेज आप दे सकते हो। मतलब 14 डेज का तो मिनिमम गैप बोला है कि मिनिमम गैप 14 डेज का लो। आपकी मर्जी है कि आपको 30 दिन कैसे निकालने हैं, 30 दिन कैसे निकालने। लेकिन एक बार आपने 14 दिन के लिए उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया, तो आपको एटलीस्ट 14 दिन का गैप तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और 3 महीने से ज्यादा है तो 3 महीने, मान लो 1 साल है, तो 1 साल में उसको 90 दिन का, मतलब 1 साल है तो 1 साल में तो कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 में तो 90 दिन उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए तो परमिशन है ही ना। ठीक है, सबको समझ में आया क्या? एक बार सब हैंड रेस कर दो। गौरांश, श्रेया, अनुष्का, हर्षित है क्लास में, और प्रियंका। सबको समझ में आया क्या? पहले हम थोड़ा सा गलत बोल रहे थे 14 दिन, क्योंकि भाई 90 दिन में आप तीन, मतलब 90 दिन में आप आराम से 30 दिन का तो दे ही सकते हो सोलिटरी कन्फाइनमेंट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। In case of rigorous imprisonment of less than 3 months, solitary confinement shall not be more than 14 days in any 1 month. वो भी 1 month में, एक महीने में भी। ये भी और एडिशनल याद रखो, यहाँ पे लिखा है एक महीने में ही 14 दिन का दोगे आप। और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखो, एक महीने में आप 14 दिन का दोगे, एंड सेम इंटरवल एट लीस्ट। सच कन्फाइनमेंट शेल नेवर बी मोर देन 14 days एट अ स्ट्रेच। इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 3 months, सोलिटरी कन्फाइनमेंट शेल नॉट बी मोर देन 7 days इन एनी 1 month। तो आप इसमें और एक एडिशन हम देखने को मिल रहा है हमारे को, कि एक महीने में सिर्फ जो टाइम पीरियड दे रखा है, एक महीने का दे रखा है, कि एक महीने में उसको 14 दिन, या एक महीने में आप उसको 7 दिन तक ही आप उसको क्या कर सकते हो, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखती हूँ कहीं पे आया होगा तो मेंस में। मतलब मेरे पास प्री की बुक तो आज भी मैं उधर लेकर नहीं बैठी, यदि मेंस में कहीं क्वेश्चन आया है। इंडियन फीमेल कोड, सेक्शन ओनली 74 में। मैं क्वेश्चन भी बता देती हूँ जो जो हमने पढ़ा। जो मैं क्वेश्चन देख रही हूँ उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का तो क्वेश्चन एग्जाम, मतलब इस बुक में तो नहीं है। इस बुक में तो है डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस मोड्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर इंडियन पीनल कोड। What is the limit of term for which the court may direct the offender to be imprisoned in default of payment of fine if the offense is punishable with imprisonment as well as fine? तो आपको सेक्शन समझ में आ गया? इसके अंदर सेक्शन 64 आएगा, देख लेना एक बार कौन सा सेक्शन आएगा। वो 67 नहीं आएगा जिसमें इम्प्रीजनमेंट एज वेल एज फाइन है। तो कितना पनिशमेंट दे सकते हैं प्रिया मैम? यस मैम। यदि इम्प्रीजनमेंट एज वेल एज फाइन है तो कितना? 1/4। 1/4। कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको आईपीसी और कम आपको सीआरपीसी भी लिख कर आना है। ठीक है, आप मेंस लिख रहे हो, आप कोई एलएलबी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको रिलेटेड प्रोविजन पता होने चाहिए। फिर लिखा हुआ है वेदर अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन सेंटेंस टू इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। जी हाँ, दे सकता है। और ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर
अनदर ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 और 17 आप सेक्शन 75 लिख कर आओगे इसके अंदर। ए गिव्स जैक 10 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक, वेदर ए कैन बी पनिश्ड फॉर ईच स्ट्रोक सेपरेटली, तो आपको सेक्शन 71 लिख कर आना है। सेक्शन 71 का भी स्पेसिफिकली सब सेक्शन 1 लिख कर आना है। कैसे लिखोगे मेंस में? प्रोविजन लिख कर आओगे, प्रोविजन लिख कर आओगे, फिर आप लिख कर आओगे क्वेश्चन, और फिर आप लिख कर आओगे कंक्लूजन कि इन द अबव क्वेश्चन द ए शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्ट्रोक, क्योंकि सेक्शन 71 का सब सेक्शन 1 क्या करता है? लिमिट करता है पनिशमेंट देने की पावर को। और क्या क्वेश्चन है? What do you mean by solitary confinement? What is the maximum limit of solitary confinement under Indian Penal Code? ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ए गिव्स जैक 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इंडियन पीनल कोड का कोई भी एग्जांपल आपको छोड़ के नहीं जाना। जो एग्जांपल हमने देखा 50 स्ट्रोक का वो आईपीसी के एग्जांपल में दे रखा है। और वेदर अ पार्ट ऑफ इम्प्रीजनमेंट मे बी रिग्रेस एंड रिमेनिंग सिंपल, इफ सो अंडर व्हाट लॉ? ये मैंने आपको बता दिया कि यदि पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या सिंपल और क्या आधी रिगरस हो सकती है क्या? तो जी हाँ, हो सकती है। जब वहां पे लिखा हुआ है पनिशमेंट में ईदर टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन, जहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कि इसको तो रिगरस इम्प्रीजनमेंट ही मिलेगा, और जहां पे स्पेसिफिकली लिखा है इसको स्पेशल सिंपल इम्प्रीजनमेंट मिलेगा, वहां तो आपको वैसा ही देना पड़ेगा। लेकिन जहां पे लिखा है ईदर टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस, तो वहां पे कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट की मर्जी है कि कोर्ट सिंपल देना चाहता है या कोर्ट रिगरस देना चाहता है, या कोर्ट पार्टली सिंपल देना चाहता है, या कोर्ट पार्टली रिगरस देना चाहता है। और क्वेश्चन देखते हैं। ये आप एक बार मैं पढ़ देती हूँ। ए एन अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड ऑन 1985 फॉर 302 307 आईपीसी। थोड़ा बहुत बड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं अभी। मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकते थे पनिशमेंट के जो हमने पढ़े हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यही है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी इसने कवर कर लिया, सेक्शन 60 भी कवर कर लिया। एक क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, जब व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल ओनली विद फाइन, तो कितनी पनिशमेंट हो सकती है? तो हमने पढ़ ही लिया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 50 रुपए, 50 रुपए से 100 रुपए, और 100 रुपए से ज्यादा। और बस ये क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। देन बाकी का हम कंटिन्यू करते हैं।